नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज है हमारा सेशन नंबर 52। आज के जिस सेशन में हम जो अपनी टॉप स्टोरीज को कवर अप करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे नेवल एविएशन अवार्ड। इससे रिलेटेड प्रेसिडेंट्स कलर को जानेंगे, कब इसकी शुरुआत हुई थी, क्या इसकी अहमियत है। उसके बाद हम बात करेंगे टीबी फ्री इंडिया बाय 2025। ये आपको गोल मालूम ही है, ये टारगेट आपको मालूम ही है, राइट। तो ट्यूबरक्लोसिस को पूरा एलिमिनेट करने की जो संकल्प भारत ने लिया है, इसके बारे में जानेंगे। थर्ड, डिफेंस एक्सपो 2022, 2022 का डिफेंस एक्सपो, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ अभी आई है, वो मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ, वाइल्ड बफेलो क्लोज टू एक्सटिंक्शन। तो वाइल्ड बफेलो पे एक तरीके का थ्रेट है, कहाँ का स्टेट एनिमल है, क्या जरूरी है इसमें, ये सब जानेंगे। फिफ्थ, नीलकुरुंजी, राइट। नीलकुरिंजी, क्या है नीलकुरिंजी कुरिंजी, ये हम जानेंगे। सिक्स, एक्सरसाइज जैपड 2021, झापड़ नहीं है ये, ठीक है, ध्यान रखना। दिस इज जैपड, कहीं आप झापड़ समझ ले। एंड सेवेंथ, फाइनली एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस, और पिछले सेशन में जो हमने क्वेश्चंस दिए थे उसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना है नेवल एविएशन अवार्ड। नेवल एविएशन अवार्ड, तो श्री रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, will award the president's color to the Indian naval aviation at the ceremonial parade to be held at INS Hansa, Goa on 6 सितंबर 2021। तो आने वाले 6 सितंबर 2021, परसों ही है, राइट। उसमें हम जानेंगे कि किस, जो हमारे माननीय आदरणीय जो राष्ट्रपति महोदय हैं, वो इंडियन नेवल एविएशन को प्रेसिडेंट कलर जो है वो देने वाले हैं, अवार्ड करने वाले हैं। क्या है प्रेसिडेंट कलर? द प्रेसिडेंट कलर इज द हाईएस्ट ऑनर बेस्टॉर्ड ऑन अ मिलिट्री यूनिट इन द रिकॉग्निशन ऑफ इट्स एक्सेप्शनल सर्विस टू द नेशन। ये जो अवार्ड है ये उनको दिया जाता है, उस मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है जिसने एक्सेप्शनल सर्विस दी है राष्ट्र के प्रति। द इंडियन नेवी वॉज द फर्स्ट अमंग द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज टू बी अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स कलर ऑन 27 मई 1951। ये आप ध्यान रखना, स्टैटिक जीके का एक सवाल यहाँ से जरूर बनेगा, राइट। दैट इंडियन नेवी कौन थी सबसे पहली अवॉर्डी? इंडियन नेवी वॉज द फर्स्ट अमंग्स द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज टू बी अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स कलर ऑन 27 मई 1951। ईयर आपको याद रखना है, डेट आप याद रखे ना रखे उससे मैटर नहीं होता, बस महीना और ईयर आपको याद होना चाहिए कि कब आसपास कब हुआ था। बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम बात करें, क्योंकि इंडियन नेवल एविएशन को मिला है, तो इंडियन नेवल एविएशन कह लीजिए या एसोसिएशन कह लीजिए। इंडियन नेवल एविएशन केम इनटू बीइंग इनटू विद एक्विजिशन ऑफ द फर्स्ट सी लैंड क्राफ्ट ऑन 13 जैन 1951, और कमीशन हुआ आईएनएस गरुड़, द फर्स्ट नेवल एयर स्टेशन ऑन 11 मई 1953। तो स्टैटिक जीके का एक और सवाल यहाँ से आपका बन गया कि पहला नेवल एयर स्टेशन कौन सा था, कमीशनिंग कौन सी थी? आईएनएस गरुड़ 1953। Arrival of the armed Firefly aircraft in 1958 added on the offensive punch, and the naval aviation steadily expanded its inventory to become an integral part of the formidable navy. Today, Indian naval aviation boasts of 9 air stations and 3 naval air enclaves along the Indian coastline and then in Andaman and Nicobar Islands. Over the past 7 decades, it has transformed into a modern, technologically advanced, and highly potent force with more than 250 aircraft comprising carrier-borne fighters, maritime reconnaissance aircraft, helicopters, and remotely piloted aircraft. The fleet air arm can support naval operations in all three dimensions and will remain the first responder for maritime surveillance and HADR in the Indian Ocean region. तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेवल एविएशन अवार्ड से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट कलर क्या होता है, किसको दिया जाता है, और स्टैटिक जीके के 2 सवाल क्या बन सकते हैं, ये मैंने आपको इसमें बता दिया। क्लियर है? आगे चल सकते हैं हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, टीबी फ्री इंडिया बाय 2025। तो जो हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है, कौन है अभी एट प्रेजेंट? तो श्री मानसुख मांडविय। उन्होंने एक हाई लेवल की मीट जो है अभी ऑर्गेनाइज की, उसको चेयर किया और उसमें बताया, रिव्यू लिया सभी स्टेट्स के साथ मिलकर कि ट्यूबरक्लोसिस के प्रति हम कितने तैयार हैं और क्या उसमें आगे हमारी जो है प्रोग्रेस हुई है उसको एलिमिनेट करने में। बेसिकली द मिनिस्टर एश्योर्ड दैट यूनियन गवर्नमेंट इज टू ओपन टू ऑल सजेशंस फ्रॉम द यूटी एंड स्टेट्स on TB in its mission to fulfill Prime Minister's dream of a TB free India by 2025। टारगेट ईयर याद जरूर रखिएगा। सवाल कैसे आएंगे सर यूपीएससी की परीक्षाओं में? कुछ आपके पास ऐसे टारगेट स्कीम्स होंगे और उसके ईयर होंगे और ऐसा मैच द कॉलम होगा आपके पास। समझ में आई बात? मतलब मैच करना होगा, ऐसे बन सकते हैं सवाल। He also encouraged the states and UTs to provide suggestions on the public health management of COVID and other programs and initiatives of the Union Health Ministry on the threat to the gains made against
TB due to COVID-19, he spoke on the ramping up of COVID vaccination in the recent days and also highlighted the importance of vaccinating all teachers by 5th of September, जो कि कल है। सभी टीचर्स को वैक्सीनेट करने का जो सरकार का है पहल है। मैं भी कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, काफ़ी लोग मतलब इसको लेके उनको जो जागरूक किया गया है वैक्सीनेशन ड्राइव से, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब तारीफ के काबिल है सरकार की। 1 करोड़ के आसपास जो है टीका भी पिछले वीक के आसपास में किसी एक तारीख को लगा था, जो कि एक रिकमेंडेबल अचीवमेंट थी भारत सरकार की। He encouraged states to ensure that COVID protocols are continued to be followed and no laxity is shown due to improved situation in the country. He emphasized on encouraging the common people to join us in this mission for eradicating TB. It also has to be made a people's initiative. अब टीबी फ्री इंडिया के बारे में आप देखेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ एडवाइस किया है दैट आर लीडिंग द रिस्पॉन्स टू द अनफोल्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक, क्योंकि हो क्या गया कि कोविड-19 से जो मौतें हो रही थी और जो टीबी से मौतें हो रही थी वो एक तरीके से मैच कर गई। पता नहीं चल पाया कि कोविड से कौन मर रहा है और टीबी से कौन मर रहा है। जिसको टीबी था कोविड ने उसको एक्सेलरेट कर दिया और डेथ सर्टिफिकेट पे कोविड लिख दिया गया, लेकिन एक्चुअल जो उसका एक्सेलरेशन हुआ वो टीबी के कारण हुआ। तो ये थोड़ी सी एक कंफ्यूजन सी रही। The WHO Global TB Program, along with the WHO regional country offices, has developed an information note in collaboration with the stakeholders. This note is intended to assist national TB programs and health personnel to urgently maintain continuity of essential services for people affected with TB during the COVID-19 pandemic, driven by innovative people-centered approaches, as well as maximizing joint support to tackle both diseases. It is important that the progress made in TB prevention and care is not reversed by the COVID-19 pandemic. Finding and treating people with TB remain the fundamental pillars of the TB prevention and care and thus require maintained attention. Right? देखिए, आपको पता है टीबी किससे होता है, राइट? तो आपके लिए आज का पहला सवाल कि टीबी को एक्सेलरेट करने वाला बैक्टीरिया है या वायरस, जरूर बताइएगा कि टीबी किससे एक्सेलरेट होता है, मतलब उसके पीछे का जैसे कोविड-19 में था ना, तो इसके पीछे का टीबी के पीछे का कौन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, क्या है, जरूर बताइएगा। उसका नाम भी लिखिएगा कमेंट थ्रेड में और पार्टिसिपेट यार आप किया करो बिल्कुल जोर शोर से, ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट होते रहें। जो जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उसे बिल्कुल अच्छे से आप जो है ना आंसर कीजिए, ताकि दूसरों को भी पता चले अगर आपको पहले से मालूम है, और जिनको नहीं मालूम है वो थोड़ा सा सर्च करके और फिर उनको जानकारी बढ़ेगी, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल भी जो है एग्जाम्स में आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक है आपके लिए कि क्यों इस तरीके का प्रोग्राम भारत सरकार के लिए ज़रूरी है टीबी बाय 2025। इसमें इन्होंने कुछ कुछ जो है डेटा एंड फैक्ट्स के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली यही डेटा एंड फैक्ट्स ही जो है ये काम आते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, कि डेटा क्या कहता है और फैक्ट्स और ये सब क्या कहते हैं, राइट? तो इनको आराम से आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। हम चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। डिफेंस एक्सपो 2022। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एंड गुजरात चीफ मिनिस्टर श्री विजय रूपाणी जॉइंटली रिव्यूड द प्रिपरेशंस ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022 केवड़िया गुजरात, जो कि 2 सितंबर 2021 को होगी। The 12th edition of Defence Expo, which is India's flagship event showcasing the land, naval, air as well as homeland security systems, will be held in Gandhinagar, Gujarat between 10 से 13 मार्च 2022, राइट? और इसका जो रिव्यू किया जा रहा है वो 2 सितंबर को किया जाएगा 2021 में होगा। ये 10 से 13 मार्च 2022 में गांधीनगर गुजरात में। The Gujarat government aims to utilize the opportunity to further its aerospace and defense vision and seeks foreign investments। देखिए, सरकारें जो राज्य सरकारें होती हैं ऐसा करती हैं, ये डिफेंस एक्सपो अपनी करती हैं ताकि इनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल सके, इनके स्टेट में एफडीआई वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से आ सके। इन February 2021 इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू कंडक्ट अ हाइब्रिड एरोस्पेस एग्जीबिशन। एक और स्टैटिक जीके का सवाल आपका यहाँ से बन गया और उसका नाम था एरो इंडिया 2021 एट बेंगलुरु। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आपको यहीं से पकड़ना है। इन कंप्लायंस विद द स्ट्रिक्ट कोविड-19 protocols. The event, under the aegis of Department of Defense Production, Ministry of Defense, had witnessed tremendous global response। तो ये जो सारा कार्यक्रम चल रहा है किस मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है, ये आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। Defense Expo 2022, the Defense Expo, the premier event in the international aerospace and defense calendar, has witnessed a year-on-year growth, both in quantity and quality of the participation। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। किस सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में, और साथ ही साथ पहुंचना है कितने बिलियन डॉलर के डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे, तो 5 बिलियन डॉलर ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स। और टारगेट ईयर क्या है, 2024। तो एक और टारगेट ईयर आपको मिल गया टीवी के साथ साथ ही। टीवी वाला 2025 में था, डिफेंस ये जो एक्सपोर्ट्स का टारगेट है 2024 का है। ऑब्जेक्टिव एकदम एक
बिल्कुल आपको क्लियर है। साथ ही साथ इसमें जिस तरीके से डिफेंस इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी सिस्टम्स की बात की गई है, तो उसको भी अपलिफ्ट करने का एक एम इसमें इंश्योर किया गया है। कीपिंग विद फ्यूचर वॉरफेयर इन माइंड, द इवेंट एम्स टू रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, मुझे तो खासकर बहुत अच्छा लगता है जब मैं एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ता हूँ, राइट। दिस इज हेयर disruptive technologies on conflicts and its consequent impact on the COVID equipment and platforms required. The Defense Expo 2022 will be organized keeping with the COVID-19 protocols and aim to ensure maximum international and domestic participation. The event planned includes कॉन्क्लेव, हाइब्रिड इवेंट्स, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एंड बिजनेस सेमिनार्स। तो इसमें सारा कुछ जो है ये बताया गया है। आपको इसका बस मिनिस्ट्री जानना है, टारगेट ईयर कुछ जानने हैं, इसका विजन क्या है ये जानना है, और किस तरीके से आगे काम करे और कहाँ पे हेल्ड हो रहा है, ये सब जो है आप बारीकी पॉइंट्स अगर रखेंगे तो आने वाले जो भी 6 महीने में जो भी परीक्षाएं आ रही हैं उसमें आप आराम से इन जैसे सवालों को टैकल कर पाएंगे, राइट। ये उसका एक तरीके से प्रोमो है, आप देख सकते हैं। चलिए अगली स्टोरी पे चलते हैं। वाइल्ड बफेलो क्लोज टू एक्सटिंक्शन सॉरी। द सोल फीमेल वाइल्ड बफेलो इन अ कंजर्वेशन सेंटर एट छत्तीसगढ़ सीतानड़ी उदांती टाइगर रिजर्व डाइड रिसेंटली। तो इकलौती जो फीमेल वाइल्ड बफेलो थी उस कंजर्वेशन सेंटर पे उनकी मौत हुई। छत्तीसगढ़ स्टेट एनिमल इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ये कहाँ का स्टेट एनिमल है? छत्तीसगढ़ का, ध्यान रखना है। विद लेस देन 20 इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज लेफ्ट इन द स्टेट। तो बहुत ही भयानक स्थिति हो चुकी है। द कंजर्वेशन सेंटर हैड ओनली 1 फीमेल एंड 3 मेल्स एंड नो मोर फीमेल वाइल्ड बफेलोज आर लेफ्ट इन द रिजर्व नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ द सोल फीमेल वाइल्ड बफेलो। The reserve is also contiguous to the Khariar Forest Division of Odisha State and acts as a buffer for Sunabeda Wildlife Sanctuary. राइट, सूनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब जो है ना आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आते हैं पार्क्स सेंचुरीज वगैरह। पिछले साल की यूपीएससी की परीक्षाओं में बहुत सवाल उससे आए थे। वाइल्ड वाटर बफेलो, द वाइल्ड वाटर बफेलो जिसे हम पुबेलुस एर्नी भी कहते हैं और जिसे आप एशियन बफेलो भी कह सकते हैं, इज अ लार्ज बोवाइन नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया. It has an ash gray to black skin. They are both diurnal and nocturnal. Both sexes carry horns. It is among the heaviest living wild bovine species and is slightly smaller than gaur. गौर आप जानते ही हैं, राइट। गौर पे हम बात कर चुके हैं, इसी के जैसा होता है लगभग। मतलब ये वाइल्ड बफेलो थोड़ा छोटा होता है, गौर थोड़ा सा बड़ा होता है, भयानक सा लगता है। इट इज एसोसिएटेड विद वेट ग्रासलैंड, स्वैम्प्स, फ्लड प्लेन्स एंड डेंसली वेजिटेटेड रिवर वैलीज। आईयूसीएन की अगर हम इसकी रेड लिस्ट की बात करें तो ये अभी एंडेंजर्ड है 1986 तक। रिमेनिंग पॉपुलेशन टोटल लेस देन 4000 आउट ऑफ विच 91% लिव इन इंडिया, मोस्टली इन आसाम। 4000 की पॉपुलेशन है, 91% भारत में है, ज्यादातर आसाम में मिलते हैं, राइट। जहां जहां ये मिलते हैं उनकी लिस्ट लगा दी गई है। आसाम में, नॉट आसाराम, माफ कीजिएगा, आसाम में आप इसे काजीरंगा में देख सकते हैं, मानस में देख सकते हैं, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में देख सकते हैं, लायखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देख सकते हैं, बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो देरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देख सकते हैं। मेघालय में बात करें तो बाल फकरम नेशनल पार्क में देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बात करें तो इंद्रावती नेशनल पार्क एंड उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप इसे स्पॉट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगली स्टोरी पे बढ़ते हैं। अगली स्टोरी है अपनी नील कुरिंजी। क्या है नील कुरिंजी? दिस इज अ काइंड ऑफ अ फ्लावर जो कि कहाँ पे ब्लूम होता है? कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कोडागु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है एक, तो ये वही है। आफ्टर 12 ईयर्स, तो 12 साल में ये ब्लूम होता है। दिस काइंड ऑफ अ मास फ्लावरिंग इज नोन एज ग्रीगेरियस फ्लावरिंग। दिखाऊंगा पिक, आपको दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत पिक है। इस फूल की अगर हम बात करें तो इट इज अ shrub दैट इज फाउंड इन द सोला फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट इन केरला। देखिए एक और स्टैटिक जीके का सवाल बन गया ना, कितने आराम आराम से एक लाइन से एक जीके के क्वेश्चन बन रहे हैं कि सोला फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। कौन से घाट कहलाते हैं? वेस्टर्न घाट कहलाते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाएगा गंजेटिक प्लेन में है, ईस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट में, ऐसे सवाल बनेंगे, ठीक। तो शोला फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, तीनों को कवर अप करता है। लोकली नोन एज कुरिंजी, द फ्लावर्स ग्रोन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1300 टू 2400 मीटर्स। नीलगिरी हिल्स, जिसको ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है, इसको ब्लू माउंटेन्स, इसके ब्लू माउंटेन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लू फ्लावर्स ऑफ जो नील कुरिंजी है वो ब्लूम होती है हर 12 साल में। तो दैट्स वाई नीलगिरी हिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लू माउंटेन्स, राइट। तो आपके लिए स्टैटिक जीके का एक और सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि वो पॉइंट आप बताइए जहां पे ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट करते हैं। व्हाट इज दैट मीटिंग पॉइंट? उस मीटिंग पॉइंट को क्या कहेंगे जहां पर ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट क्या करते हैं? मिलते हैं।
The Kurinji Mala Sanctuary of Kerala protects the Kurinji in approximately 32 square kilometer core habitat in the Kotakambur and Vattavada villages in Idukki district. Right? Idukki बहुत ही प्यारा शहर है, मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे. The Kurunji Andavar temple located at Kodaikanal of Tamil Nadu dedicated to Tamil god Murugan also preserves these plants. ये कुछ उससे रिलेटेड कुछ जानकारियां हैं जिसको आपको जानना चाहिए. एक और यहाँ पे स्टैटिक जीके का सवाल यहाँ पे आपका बन सकता है. पलियन ट्राइबल पीपल ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो दे बेसिकली बिलोंग टू तमिलनाडु. राइट? वो इस फूल का इस्तेमाल करते हैं अपनी एज को कैलकुलेट करने में. समझ सकते हैं आप, मतलब ट्राइबल पीपल तो उनकी तो दुनिया ही बिल्कुल अलग होती है, उनके हिसाब किताब भी बिल्कुल अलग होते हैं. Karnataka has around 45 species of Neel Kurunji and each species blooms at the intervals of 6, 9, 11, 10, 12 years. Besides the Western Ghat, Neel Kurunji is also seen in the Chevroy in the Eastern Ghats, Sanduru Hills of Bellary district in Karnataka. Clear? तो नील कुरुंजी क्या है? नील कुरुंजी एक ऐसा फ्लावर है जो 12 साल के बाद ब्लूम करता है एंड दैट्स व्हाई नीलगिरी हिल्स इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लू माउंटेन्स, इस नील कुरुंजी फ्लावर के वजह से. क्लियर है? पलियन ट्राइबल या पलियन ट्राइब्स आप याद रखिएगा कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये वो प्यारे प्यारे खूबसूरत से ये ब्लू वाले और ये पर्पल कलर के आप कह सकते हैं, कितने सुंदर सुंदर से फूल हैं, शोला फॉरेस्ट. राइट? आते हैं अपने आखिरी स्टोरी के ऊपर, एक्सरसाइज जैपड 2021. तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये मल्टी नेशन एक्सरसाइज है. इसमें बहुत सारे देश के जो मतलब आर्मी हैं वो इसमें शिरकत करते हैं. और ये अभी कहाँ पे हुई थी? तो रूस में हुई थी फ्रॉम 3 to 16 सितंबर 2021. तो होने वाली है, माफ कीजिएगा, हुई नहीं थी, होने वाली है 3 से 16 सितंबर 2021 में. राइट? एक्सरसाइज जैपड जो है, Zapad 2021 is one of the theater level exercises of Russian armed forces and will focus primarily on operations against terrorists. तो भारतीय आर्मी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया. ओवर अ डजन कंट्रीज फ्रॉम यूरेशियन साउथ एशियन रीजन विल पार्टिसिपेट इन दिस सिग्नेचर इवेंट. The exercise aims to enhance military and strategic ties amongst the participating nations while they plan and execute this exercise. The Indian contingent has been put through a strenuous training schedule which encompasses all facets of conventional operations including mechanized airborne and heliborne counter-terrorism, combat conditioning and firing. द नागा बटालियन ग्रुप आप यहाँ पे देख सकते हैं, नागा रेजिमेंट है यहाँ पर भारत की तरफ से. तो जो नागा बटालियन ग्रुप है उसने इसमें पार्टिसिपेट करेगी जो 3 से 16 सितंबर को होने वाला है. तो एक्सरसाइज जैपड आप याद रखिए, पिछले 3 सेशन में लगातार मैंने आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस के बारे में बताया है, वो सबको आप अच्छे से बिल्कुल पढ़िएगा, देखिएगा. दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. राइट? चलिए अब बारी आती है एमसीक्यूज की. कल जो हमने सवाल लिए थे पिछले सेशन में उस पे आ गया है उसका आंसर देने का समय. आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 उसका क्लॉज डी क्या कहता है? स्टेटमेंट है, इट एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडियन कंट्री. बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल करता है, तो 1 होगा. अगर 1 होगा तो बी अपने आप रिजेक्ट हो गया. दिस राइट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स. बिल्कुल सही बात है, जो भी स्टेट एक्शन है उसके खिलाफ ही प्रोटेक्ट करता है आपको, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ आपको नहीं करता. प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मतलब है कि अगर किसी कंपनी ने आपको मना कर दिया है कि नहीं आप यहाँ यहीं रहोगे वहाँ नहीं जाओगे तो आपको वही कंपनी की बात माननी पड़ेगी. लेकिन अगर स्टेट आपको बोले तो ये आप नहीं कर सकते, स्टेट आपको बोलेगा ही नहीं, क्योंकि स्टेट के खिलाफ ये आपको एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है. तो दूसरा भी बिल्कुल सही है, तो 1 and 2 साथ होने चाहिए, तो सी भी रिजेक्ट हो गया. थर्ड, इट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड लीगल पर्संस लाइक कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस. बिल्कुल नहीं, ये दोनों तो विरोधाभास हैं, तो थर्ड हो ही नहीं सकता. करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए. क्लियर? आगे चलते हैं. IAEA, इसमें 4 स्टेटमेंट मैंने आपको दिए थे और पूछा था इनमें से कौन सा गलत है. ठीक? इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रिजोल्यूशन ऑफ UNGA. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 उड़ गया. ये मतलब ये सही है, मतलब ये आएगा हमारे आंसर में, 1 आएगा. 1 अगर आएगा तो बी ऑप्शन आपका गलत हो गया. द IAEA हैज इट्स हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में नहीं है इसका हेडक्वार्टर. राइट? तो दूसरा भी हमारे आंसर में यानी ऑप्शंस में आना चाहिए. 1 and 2 साथ आने चाहिए. 1 and 2 साथ आ रहे हैं तो कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ. In 2005 it was awarded the Nobel Peace Prize for the. ये तो बिल्कुल ही सही जवाब है, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो 3 हमारे ऑप्शंस में नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, तो सी भी चला गया. 1, 2 and now we have to check the 4th statement also. India joined IAEA in 2008. ये ईयर गलत यहाँ पे दिया हुआ है, so this is also wrong, मतलब ये भी हमारे आंसर में आएगा. So the correct answer here is option D, 1, 2 and 4 only. तीसरे पे अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम पे अगर हम सवाल था हमारे पास. It sets the global environmental agenda, promotes the sustainable development within the United Nations system,
एंड सर्व्स एज एन ऑथोरिटेटिव एडवोकेट फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो वन इज क्लियर हियर। इट वाज, तो यहाँ पे बी आप उड़ गए और आपका डी आपका उड़ गया। इट वाज established in the aftermath of Rio Summit of 1992 UNEP। बिल्कुल गलत है, ये नहीं है, रियो समिट ऑफ 1992 नहीं था। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। क्लियर। आज के 3 सवाल आपके लिए लाइंड अप कर दिए गए हैं। 16 फॉरेस्ट कहाँ फाइंड किए जाते हैं, ये तो आप बहुत आसानी से बता देंगे। हिमालयज में, वेस्टर्न घाट में, विंध्यन में या ईस्टर्न घाट में। दूसरा सवाल है आपके लिए, आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ न्यू रेल लाइन ओपन्ड बाय चाइना दैट गिव इट्स एक्सेस टू द इंडियन ओशियन। पहला है, रेल लाइन विल इनेबल चाइना टू ट्रांसशिप cargo फ्रॉम सिंगापुर पोर्ट वाया म्यांमार। इट विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम नीडेड टू import cargo to landlocked यूनान प्रोविंस ऑफ चाइना। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जरूर आप बताइएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। तीसरा, रेजोल्यूशन 1267 ये किसके साथ डील करता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन से रिलेटेड है, पॉवर्टी को इरेडिकेट करता है, या टीबी को एलिमिनेट करता है, या टेररिस्ट को डेजिग्नेट करता है। राइट। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। कैसा लगा आपको सेशन, जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जितना हो सके। पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, पॉजिटिव फील कीजिए, एंड कीप लाइकिंग द सेशंस एंड कीप शेयरिंग इट। हम मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर। नमस्ते, जय हिंद।